छटने वाला है गलत फहमियों का कोहरा। शतरंज की बिसात पर कौन बनेगा मोहरा। उपन्यास के इस भाग में सुनिए कैसे पड़ता है वार करने वालों पर वार दोहरा। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। बाप रे बाप, ये तो सब छींक रहे हैं। और खाओ कुल्फी, अब हो गई ना सर्दी। पर इस सर्दी के मौसम में किसने खाई कुल्फी और क्यों? अरे आपको नहीं पता? तो जाइए पिछले भाग में जाकर सुनिए। और जिसने सुन लिया है वो कमेंट करके जल्दी से आइए मेरे साथ गर्मा गर्म कॉफी पीने। पर कहाँ? तो चलिए चलकर देखते हैं चैप्टर 128 में। रोज ही अब अप्सरा कैफे के इंटीरियर का काम संभाल रही थी। उसे अप्सरा विंग में नियुक्त कर दिया गया था। इस समय वह अपने नए कैबिन में बैठी उदासी में डूबा चेहरा लिए कैफे के डिजाइन्स को कंप्यूटर पर बना रही थी और साथ ही कॉफी के घूंट भर रही थी। उसका दिल टूटा हुआ था, मगर काम को पूजा की तरह लेने वाली मिस रोजी लगन से काम कर रही थी। सूरज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। प्रभात को भी वह निराश नहीं करना चाहती थी। उसकी याद आते ही उसके हाथ काम करते करते रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़का। तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस रोजी। आवाज पहचानकर उसने नजर उठाकर जल्दी से देखा। प्रभात खड़ा हुआ अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। वह कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ी हुई। प्लीज कम इन। प्रभात मुस्कान देता हुआ अंदर आया तो रोजी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि प्रभात मैनेजर के तौर पर किसी काम के लिए आया है। आपने मुझे बुलवा लिया होता सर। वह बोली तो प्रभात को अपने किए पर पछतावा हुआ। मुझे इसे इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए, सोचते हुए वह कुर्सी पर जम गया। बैठिए मिस डेकोरेटर, वह आदेश की मुद्रा में बोला तो रोजी घबराते हुए जल्दी से बैठ गई। कोई मिस्टेक हो गई क्या सर? वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मिस्टेक तो हुई है मिस रोजी, और बड़ी वाली। उसी को सुधारने आया हूँ। प्रभात गंभीर होकर बोला तो रोजी के चेहरे पर हवाइयां ही उड़ने लगी। कहीं प्रभात अपने प्यार को ही तो मिस्टेक नहीं बता रहा है ना? वह आशंका से कांप उठी। अब प्रभात की उपेक्षा के कारण उसे मसूरी की खूबसूरत वादियां भी रेगिस्तान जो लगने लगी थी। कहाँ खो गई आप? प्रभात ने चुटकी बजाते हुए पूछा। सॉरी, आई वॉज लॉस्ट। लॉस्ट तो मैं हो गया हूँ आपकी आंखों में मिस रोजी। प्रभात मन ही मन बुदबुदाया। आई बेग योर पार्डन, रोजी बोली। वो मैं कह रहा था कि जो मिस्टेक हो गई है उसको सुधारना भी तो है। प्रभात गंभीरता से बोला तो रोजी को थोड़ा सा धीरज बंधा। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, उसने सर झुकाकर सभ्य अंदाज में कहा। तो गलती सुधारने चले? प्रभात ने पूछा। कहाँ? रोजी हैरत में पड़ गई। वहीं जहां गलती की थी। प्रभात उठ खड़ा हुआ। रोजी खुशी खुशी जल्दी से काम समेटकर उसके पीछे चली। मसूरी की सड़कों पर शाम अपनी रंगीनियां बिखेर रही थी। वह प्रभात की बाइक पर बैठी हवा में उड़ी जा रही थी। पूरे रास्ते प्रभात चुप था, इसलिए रोजी को भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। बाइक चर्च के सामने आकर रुकी तो वह उतरी। दोनों साथ साथ भीतर गए। प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे।
रोजी ने एक कैंडल जलाई और प्रभु यीशु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। उसकी आंखें इस वक्त मुंदी हुई थी और उसका मुख दोषहीन जान पड़ रहा था। वह क्षमा याचना करने लगी। जीसस, फॉरगिव मी फॉर माय सिन, हेल्प मी टू बी अ बेटर पर्सन। प्रार्थना समाप्त कर उसने आंखें खोली और प्रभात को देखा। वह एक मोमबत्ती जला रहा था। रोजी को अच्छा लगा। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन, उसने सर झुकाकर कहा। सॉरी कह देने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा मिस रोजी। आपने एक बड़ी मिस्टेक की है। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने जैसा पाप किया है आपने। उसका कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए आपको। प्रभात आवेश में बोल रहा था। प्रभात की इनाम वाली बात सुन रोजी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। अभी तो इनाम मिला नहीं है आपको, अभी से घबरा गई है मिस रोजी। प्रभात उसके ऐसे रिएक्शन को देखते हुए बोला, आर यू गोइंग टू स्लैप मी? आई मीन थप्पड़ मारोगी तुम मुझे? रोजी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मार भी सकता हूं, हिसाब बराबर जो करना है। प्रभात मन ही मन खुश होते हुए बाहर से खुद को गंभीर दिखाते हुए बोला। अब तो रोजी के होश उड़ गए थे। वह इधर उधर देखने लगी। चर्च में कुछ लोग और थे और वे सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। उसने साहस जुटाया, फिर बोली, ओके, आई एम रेडी, यू कैन पनिश मी। ठीक है, तो फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभात गंभीरता से बोला। रोजी ने वैसा ही किया। कुछ लम्हों तक जैसे उसकी सांसें ही अटक गई थीं। एक एक पल धड़कनों को बेकाबू करने लगा। कम ऑन, स्लैप मी। काफी इंतजार करने के बाद रोजी फिर से बोली, माय चाइल्ड, ही हैज गॉन अवे। अचानक किसी की आवाज सुन रोजी ने आंखें खोली। चर्च का बूढ़ा केयर टेकर उसके सामने खड़ा था, हाथ में कुछ थामे। टेक इट, उसने दिया है। वह उस ओर इशारा करने लगा जिस ओर प्रभात अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। रोजी ने अचरज में भरकर प्रभात को एक नजर देखा, फिर वृद्ध के द्वारा दिए गए कागज को खोलकर पढ़ने लगी। डरता हूँ कहीं ये गुलाब मेरे छूने से मुरझा न जाए, और हाँ, अभी इन्हें प्यार से छूने की इजाजत नहीं मिली है मुझे, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कागज पर लिखे संदेश को पढ़ उसने उसे अपनी गालों से टच किया, फिर होठों से चूम लिया। इस वक्त रोजी के गालों पर सचमुच के रोज खिलाए थे। प्रभात जब अपने मैनेजर के नए सुसज्जित कैबिन में दाखिल हुआ तो फ्रांसिस उसे वहां उसका इंतजार करते हुए मिला। सॉरी ब्रो, हम विदाउट परमिशन यहाँ आ गया, वह औपचारिकता निभाते हुए बोला। उसके और प्रभात के बीच की झड़प की याद अभी भी ताजा जो थी। दोनों ने तब से लेकर अब तक कोई भी बात नहीं की थी। भाई को भाई के पास आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है क्या? प्रभात फ्रांसिस के पास आया जो अपना सूखा मुंह लिए बेचारगी से उसे देख रहा था। हम माफी मांगता है मैन, फ्रांसिस उसके गले लिखते हुए बोला। दोनों ने दोस्ती के सलह पत्र पर हस्ताक्षर किए और पुराने दिन याद करने लगी। तुमने बिल्कुल ठीक किया लिली को सब बताकर, और भरोसा करो इसका अंजाम बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। प्रभात ने उसे सांत्वना दी। अब वो तो हमारा शक्ल देखने को भी रेडी नहीं है, पर हाँ, वो बहुत सैड है। फ्रांसिस ने बताया, 2 दिन से लिली होटल भी नहीं आई थी और अपने क्वार्टर में अकेली पड़ी हुई थी। फ्रांसिस के मुंह पर उसने गेट बंद करवा दिया था। वो इसलिए सैड है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना तुम्हें परखने के लिए। प्रभात ने पार्टी वाली रात लिली से हुई कुछ बातें याद करते हुए कहा।
बट वो तुम्हारे जैसा लॉयल और जेन्युइन लवर डिजर्व करता है। फ्रांसिस परेशानी भरे स्वर में बोला। तो बनकर दिखाओ ना, प्रभात ने कहा। वही तो कर रहा है हम इतने टाइम से, बट हाउ कैन आई प्रूव दैट? फ्रांसिस फिर से सूखा मुंह लिए बोला। अच्छा, तो वो तुम्हारी शक्ल देखने को रेडी नहीं है, पर पढ़ने को तो रेडी होगी ना? प्रभात ने उपाय खोजा। अगर तुम लव लेटर की बात कर रहे हैं मैन, तो वो हमको राइट करना नहीं आता, हम सिर्फ लव कर सकता है। फ्रांसिस ने अपनी विवशता बताई। ओके ओके, तुम एक कविता लिख डालो उस पर। प्रभात ने आइडिया दिया। सुपर फ्लॉप आइडिया, पोएम एंड फ्रांसिस नो वेज। तुम कॉन्वेंट में पढ़े हो ना फ्रांसिस? प्रभात ने कंफर्म किया। फ्रांसिस ने सिर हिलाकर सहमति दी। तो वो तो जरूर पढ़ा होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बस ऐसे ही कुछ राइमिंग करके कविता लिख डालो और अपनी जेन्युइन फीलिंग्स लिखना उसको, समझे? प्रभात ने उसे आइडिया दिया। प्रभात का दिया आइडिया जेब में डालकर फ्रांसिस चला गया। उसके जाते ही याना, जो अब होटल की कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन चुकी थी, उसके कैबिन में आई। वह प्रभात के लिए एक रोज लेकर आई थी, रेड रोज, जिसे देखकर प्रभात को रोजी की याद आई। पर याना से रेड रोज लेने का मतलब प्रभात अच्छी तरह जानता था। इसे उस फूलदान में लगा देना जरा, उसने संकेत किया। याना को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी, पर प्रत्यक्ष में वह मुस्कान देती हुई फूलदान में गुलाब लगाकर उसके सामने बैठ गई। प्रभात उसे काम की बारीकियां समझाने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स दिखाते हुए वह गौर कर रहा था कि याना का ध्यान काम पर कम और उस पर ज्यादा था। आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना? उसने गंभीरता से पूछा। ऑफ कोर्स सर, इट्स सो सिंपल। याना ने हाथ नचाते हुए बड़ी अदा से कहा। अच्छा, तो बताइए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज अपग्रेड की जानी है? प्रभात ने पूछा तो याना के चेहरे की मुस्कान एकाएक गायब हो गई। So first one we need to upgrade quick intercom replies overnight and then वह अटक अटक कर बोलने लगी। And प्रभात ने फिर पूछा, मगर याना के पास जवाब न पाकर वह थोड़ा कड़क स्वर में बोला, अगर आप काम पर फोकस करें तब यहाँ बैठिए, वरना जा सकती हैं। अब याना संभली। पार्टी में रोजी और प्रभात के फासलों ने उसे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने क्षमा मांगी और सभ्यता का छोला ओढ़ कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमा ली। अगले 10 मिनट में प्रभात ने उसे होटल के सारी सुविधाओं के सुधार पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला था और तुरंत इस पर अमल करने के निर्देश भी। जब याना प्रभात के कैबिन से बाहर आई तो उसके तेवर यकायक बदल गए। What does he think of himself? A bloody manager? उसने एक भद्दी सी गाली प्रभात को दी और अपने कैबिन की तरफ जाने लगी। तभी रोजी उसे आती हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में कॉफी का मग था। उसे प्रभात के कैबिन की तरफ जाता देख याना का मुंह चढ़ गया। गुड मॉर्निंग, रोजी ने प्यार से अभिवादन किया, पर वह कोई उत्तर न दे मुंह उधर कर चली गई। इसे क्या हुआ सोचते हुए रोजी कैबिन के दरवाजे तक पहुंची। मे आई कम इन मैनेजर साहब? रोजी की मधुर आवाज सुनकर प्रभात ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने दरवाजे की ओर देखा जहां रोजी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए ना, वह उठ खड़ा हुआ। आप बैठिए, मैंने सोचा मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं। सूरज सर तो है नहीं ना? उसने सफाई पेश की। ओह, तो ये कॉफी सूरज बाबू के लिए है? प्रभात ने बैठते हुए पूछा। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं रोज आपके लिए इस वक्त कॉफी ले आया करूं।
उसकी यह बात सुनकर प्रभात तो जैसे खेल ही गया। क्यों नहीं, माता जी तो हमेशा चाय ही बनाती हैं, वो भी बिना दूध वाली। ओके, कोई बात नहीं, मैं रोज कॉफी बनाया करूंगी आपके लिए। रोजी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसका अर्थ बड़ा गंभीर था। प्रभात के होठों पर शरारत भरी मुस्कान बिखर आई। ये मैं तुमसे आप कब से हो गया? उसने शरारती अंदाज में पूछा। आप भी तो मुझे आप कहते हैं, रोजी ने तुरंत जवाब दे डाला। तो वो तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, मगर आप तो पहले तुम कहती थी। उसने पूछा। अगर कोई लड़की अपने होने वाले फियांसे को आप बुलाना चाहे तो? रोजी ने पूछा। और अगर कोई लड़का अपनी होने वाली वाइफ को डिनर पर ले जाना चाहे तो? प्रभात ने रोजी के नैले पर दहला दे मारा। ग्रेस अपने क्वार्टर में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फ्रांसिस ने उसे पीछे से पुकारा। हेलो। बोलो, वह पास आकर बोली। कैन यू गिव इट टू लिली? ऑलराइट। मार्टिन हमको बहुत पसंद है, लेकिन वो लिली को लाइक करता है। तुम कुछ ऐसा प्लान सेट करो कि वो हमको इम्पोर्टेंस देने लगे और लिली आउट हो जाए। ग्रेस ने अपने दिल की बात उसके सामने रखी। इस मार्टिन का तो ऐसा का तैसा यहां भी टांग अड़ा रहा है, फ्रांसिस बोला और ग्रेस को प्रॉमिस देकर चला गया। काश कोई हमको भी ऐसे ही लव लेटर देता, ग्रेस क्वार्टर में आकर लिली को सुनाती हुई बोली। उसके हाथ में पिंक कलर का महकता हुआ लिफाफा देखकर लिली को आश्चर्य हुआ। लव लेटर? उसने पूछा। फॉर यू माय डियर, ग्रेस ने कहा तो लिली का दिल धड़का। एक साथ दो नाम उसके जहन में आए, मार्टिन और फ्रांसिस। वह सोचने लगी, जरूर मार्टिन ने भेजा होगा, वह इतना इमोशनल जो है। Where are you lost? लेटर नहीं चाहिए क्या? ग्रेस जानबूझकर लेटर उसकी तरफ दिखाती हुई बोली। I don't want, लिली ने मुंह फेर कर कहा। ओके देन, हम फ्रांसिस को रिटर्न करके आता है अभी। ग्रेस ने जाल फेंका और चिड़िया फंस गई। क्या फ्रांसिस दिया तुमको ये लव लेटर? लिली ने हैरान होकर ग्रेस से पूछा। अब उसका दिल भारी होने लगा था। फ्रांसिस को वह कभी भुला नहीं सकती थी। उसे याद करके उसकी आंखें नम हो आई। उसकी यह हालत देखकर ग्रेस थोड़ी पसीजी और उसके पास आई। ये लो तुम्हारा लव लेटर, एंड हाँ, डोंट लेट हिम गो अवे, ही इज द परफेक्ट मैच फॉर यू। लिली अब खुद को रोक न सकी और उसका मन उतावला हो उठा, ये जानने के लिए कि आखिर फ्रांसिस ने लेटर में क्या लिखा होगा, पर उसमें तो कुछ और ही लिखा था। माय स्वीट स्वीट लिली, जब से तुम हमको मिली, हमारे दिल के गार्डन में फूल ही फूल खिली। आई नो आई एम सो सिली, बट तुम हमको लगती रेड चिली। इफ यू हमको नहीं मिली, देन हमारा होल लाइफ हिली। इस लोटपोट कर देने वाले प्रेम पत्र को पढ़ते पढ़ते लिली का तो हंस हंस कर पेट दर्द ही हो गया। इसको तो लव लेटर लिखना भी नहीं आता, लव क्या करेगा हमसे, वह खुद से बोली और दोबारा पत्र पढ़ने लगी। ओनली वंस लिली, गिव मी अ चांस, आई बेग यू। हम तुमको प्रभात जैसा लॉयल और ऑनेस्ट लवर बनकर दिखाएगा, बिकॉज आई लव यू एंड आई एम डाइंग विदाउट यू, बिलीव मी। लिली की आंखें भर आई। फ्रांसिस के लिए उसके मन का सारा मैल आंसुओं की शक्ल में बाहर ही बह गया। जिस वक्त लिली फ्रांसिस के क्वार्टर में गई, ठीक उसी वक्त मार्टिन अपार्टमेंट में दाखिल हुआ।
लिली के क्वार्टर का दरवाजा खुला देख वह क्वार्टर के अंदर आया, जहां ग्रेस बैठी कुछ सोच रही थी। वेयर इज लिली? उसने आते ही सवाल किया। ग्रेस का दिमाग तेजी से चलने लगा। वहीं जहां रोज होती है, उसने जानबूझकर झूठ बोला। मार्टिन उलझन में पड़ गया। आई गेस शी इज अनवेल। उसका इशारा लिली की ऑफिशियल लीव की तरफ था। होटल में नाइट शो नहीं है तो क्या, दूसरा जगह तो हो सकता है ना? ग्रेस ने कहा तो मार्टिन के पांव तले तो धरती ही निकल गई। What do you mean? वह क्रोध में भरकर बोला। चलो खुद ही चलकर देख लो। ग्रेस ने मार्टिन को फ्रांसिस के क्वार्टर की तरफ ले जाते हुए कहा। जैसा किस्मत को मंजूर था बिल्कुल वही हो रहा था। बिछड़े दिल गले मिलते हुए सारे गिले शिकवे दूर कर रहे थे। दोनों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दो जोड़ी आंखें उनके इन प्यार भरे पलों की साक्षी बन गई हैं। क्यों, क्या कहा था? ग्रेस फुसफुसाते हुए बोली। मार्टिन से न अब कुछ देखा जा रहा था न सुना। उसका दिल बुरी तरह चकनाचूर हो गया था। एक तरफा प्यार उसकी नाव को ले जो डूबा था। वह भारी मन और बोझल कदमों से लड़खड़ाता हुआ अपने क्वार्टर की ओर लौट पड़ा। ग्रेस को बेहद अफसोस हुआ, पर उसने जो भी किया था वह केवल मार्टिन को पाने के लालच में नहीं, बल्कि वो नहीं चाहती थी कि कभी मार्टिन का दिल यह जानकर टूटे कि लिली का पहला प्यार फ्रांसिस है और मेरा पहला प्यार तुम हो मार्टिन। वह बुदबुदाई और अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। रोजी का फोन रिंग हो रहा था। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाइए, वहां हमारे लिए टेबल रिजर्व्ड है। प्रभात दूसरी ओर से उसे निर्देश दे रहा था। रोजी इस वक्त रॉयल क्वीन रेस्टोरेंट के आगे खड़ी थी और प्रभात का इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुन उसने इधर उधर देखा, फिर आसपास बहुत भीड़ देखकर भीतर चली गई। रिसेप्शन से जानकारी हासिल कर वह अटेंडेंट का अनुसरण करते हुए प्रभात की बुक की गई जगह पर आकर इत्मीनान से बैठ गई और पानी पीने लगी। लवली इंटीरियर, उसने तारीफ की तो अटेंडेंट ने एक बड़ी सी स्माइल दी और ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसे मेन्यू दिखाने लगा। नॉट नाउ, वेटिंग फॉर माई फियांसे, कहते हुए रोजी ने महसूस किया कि उसके गाल उसके सुर्ख कॉस्ट्यूम की तरह सुर्ख हो उठे हैं। कॉल मी एनी टाइम मैडम, आई एम अराउंड, कहते हुए अटेंडेंट दूसरी ओर चला गया। रोजी ने उसी कागज के टुकड़े को निकाला जो प्रभात ने चर्च में लिखा था। वह उसे दोबारा पढ़ने लगी। इस वक्त वह प्रभात के प्यार में डूबी ब्लश कर रही थी और साथ ही उसके आने का इंतजार। तभी एकाएक कोई तेजी से उसकी तरफ चला आया और उसके हाथ से कागज निकल गया। कागज के चिथड़े चिथड़े हो गए और आने वाले आदमी के शक्ल पर नजर पड़ते ही रोजी एक बार तो कांप ही उठी। अरे भाई वो का कहते हैं, हर लव स्टोरी में भौकाल मचाने के लिए एक ठो विलन तो होता ही है ना, समझे? पर कहीं मिस रोजी इस भूचाल को ना संभाल पाई तो प्रभात और रोजी की लव स्टोरी में यही फुल स्टॉप तो नहीं लग जाएगा। आप भी घबरा गए? घबराइए मत। जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। और लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।